दिस इज़ पुरू जनुथरिया। हमने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें अपन कैथरीन मायू की एक बुक है मदर इंडिया, उसको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये इसी सेशन का पार्ट 4 है। इसमें अपन चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का शीर्षक है कंचे और लड्डू। एंड वन थिंग, आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनी वन, आई एम जस्ट रीडिंग दिस बुक। और ऑब्वियसली आप बस सुनिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी की चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बाल विवाह के विषय में भारत सरकार के रुख का अध्ययन करें तो यह बात सामने आती है कि उसके द्वारा प्रगति और परिवर्तन की दिशा में निरंतर लोगों को समझा बुझाकर काम करते हुए हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक, जहाँ तक हो सके धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने से बचा जाए, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, ऐसे कानून को स्वीकृति देने से बचा जाए जिसे लागू नहीं कराया जा सकता। धार्मिक श्रद्धा और ईश्वर प्रदत्त अधिकारों के विषय में भारतीय लोगों की मान्यताओं का विरोध करने का परिणाम यह हुआ कि वे पागल हो गए हैं और दंगा तथा रक्तपात करने पर उतर आए हैं। इसलिए कम से कम भारत जैसे देश में ऐसे कानून को लागू करना, जिसका पालन करना या ना करना उसमें रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है, लगभग असंभव है। भारतीय और ब्रिटिश दोनों अधिकारी इस बात पर एकमत हैं कि विवाह के लिए लड़कियों की आयु बढ़ाने से संबंधित कोई भी नया कानून आज हिंदुओं को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए उनका विचार था कि भारत के लोगों की इस मनस्थिति को देखते हुए वे अधिक से अधिक विवाहित दंपत्ति में सहवास की आयु बढ़ाने की ही आशा कर सकते हैं। इस दिशा में एक कदम 1891 में उठाया गया था, जब सरकार ने कुछ प्रगतिशील भारतीयों के समर्थन से रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ, जिन्होंने सरकार पर हिंदुओं की सर्वाधिक पवित्र बाल विवाह संस्था की हत्या करने का आरोप लगाया था, एक बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद 10 वर्ष की आयु को 12 वर्ष करने में सफलता प्राप्त की थी। क्योंकि पहले 10 साल में शादी हो जाती थी, तो इसको 12 कर दिया गया। बाद की विधानसभाओं में इस प्रश्न पर फिर से संघर्ष शुरू हो चुका है। गैर सरकारी भारतीय सदस्यों ने विवाह की आयु में और वृद्धि करने संबंधी बिल प्रस्तुत किए हैं, पर जैसा कि हमेशा होता रहा है, ये किसी न किसी चरण में जाकर रूढ़िवादियों के बहुमत से ये बिल पास नहीं हो सके हैं। ऐसे अवसरों पर वायसराय की सरकार का रवैया यह रहा है कि उसने मुख्य विषय का हमेशा समर्थन किया है, परंतु इस तरह के कानून बनाने में उसने सदैव सावधानी बरती है, क्योंकि वह जनता की राय में कानून की बदनामी नहीं चाहती। ऐसा करना उसके लिए इसलिए और भी आवश्यक हो गया क्योंकि आमतौर पर भारतीय नेता की ये आदत बनी हुई है कि वह केवल कानून पास कराकर ही संतुष्ट हो जाता है, पर उस कानून का जनता से अमल कैसे कराया जाए, इस विषय में वह अपना कोई उत्तरदायित्व तो नहीं समझता। अतः यह अस्वाभाविक नहीं है कि भारत के इस व्यवहार से कोई भी खुश नहीं है। एक ओर उस पर सदियों की धार्मिक आस्थाओं को नष्ट करने के आरोप लगाए जाते हैं, तो दूसरी ओर इससे भी ज़्यादा कटु लेकिन विपरीत परिणाम वाले आरोप लगाए जाते हैं। विधानसभा में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण सदस्य ने चिल्लाकर पूछा, आपको पुरुष से पत्नी को अलग करने का क्या अधिकार है? आप हमारे प्राचीन विश्वासों और परंपराओं पर हमला कर सकते हैं, पर हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे। इसी तेवर के साथ एक दूसरे सदस्य ने कहा, ऐसा लगता है कि भारत सरकार का हर अंग्रेज व्यक्ति दूसरे लोगों, भारतीयों की प्रगति में बाधाएं डाल रहा है। इस तरह की बहसों से संपूर्ण विषय पर जनता की राय का अच्छा खासा पता चल जाता है। लगता है कि ये सदस्य अपने समाज की स्थितियों से अच्छी तरह परिचित हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इन स्थितियों पर कोई ज़्यादा जोर देता है तो कोई कम। जालंधर से सांसद राय बहादुर बख्शी सोहनलाल ने विवाह के लिए सहमत आयु 14 वर्ष करने के लिए गैर सरकारी संशोधन बिल प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया, इस देश में उच्च वर्गों में नवजात बच्चों और युवा पत्नियों की अकाल मृत्यु की ऊंची दर लड़कियों की उस गर्भावस्था की वजह से है जिनके यौवन की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही या उसके शारीरिक अंगों का पूर्ण विकास होने से पूर्व भी उनके साथ सहवास किया जाता है।
और वे गर्भवती हो जाती हैं। शरीर के विकसित होने से पूर्व किए गए सहवास का परिणाम यह होता है कि न केवल लड़की का स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, बल्कि उसके बच्चे भी कमज़ोर और बीमार पैदा होते हैं, और उनमें से अधिकांश साधारण किस्म की या मौसमी बीमारी का भी सामना नहीं कर पाते। कुछ बच्चे तो पैदा होते ही और कुछ शिशु अवस्था में ही मर जाते हैं। यदि वे जीते भी हैं तो उन्हें जीवित रखने के लिए हमेशा चिकित्सा और दवाइयों की जरूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में, वे बच्चे अपने परिवार और अपने देश का भला करने से ज़्यादा डॉक्टरों का भला करते हैं। वे न अच्छे सैनिक बन पाते हैं और न अच्छे नागरिक, न घर के बाहर काम कर सकते हैं और न घर के भीतर। वे न शत्रु पर हमला करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और न शत्रुओं या चोर डाकुओं से अपने आप को बचाने में समर्थ हो सकते हैं। संक्षेप में, उनका जन्म समाज को कुछ भी लाभ पहुंचाए बिना उनके माता पिता के स्वास्थ्य और धन दोनों की बर्बादी का कारण बनता है। अधिकांश पति ऐसी स्थितियों में कई बार विवाह करते हैं, क्योंकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे अधिक समय तक जीवित नहीं रहते और उनकी पत्नियां भी कम आयु में ही मर जाती हैं। इस तरह की अनेक बहसों से पता चलता है कि अधिकांश भारतीय सदस्य सैद्धांतिक रूप से तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक लड़की का शरीर पूर्ण विकसित ना हो जाए उसे मां बनने से रोकना चाहिए। वे इस बात पर भी सहमत हैं कि अपरिपक्व आयु में लड़की का विवाह रोके बिना ऐसा कर पाना असंभव है, परंतु वे एक स्वर से इसे असंभव भी मानते हैं, जिसके वे 3 कारण बताते हैं। पहला, क्योंकि इसमें प्राचीन धार्मिक प्रथा बाधक है, जैसे हिंदुओं में लड़की का विवाह पूर्व रजस्वला होना। यद्यपि यह एक सामान्य बात है, पर यदि उसे धार्मिक नहीं तो सामाजिक पाप माना जाता है। दूसरा, क्योंकि पिता अपनी पुत्री को इस डर से घर में रहने का साहस नहीं करता है कि कहीं कन्यादान से पहले ही उसका सील भंग न हो जाए, और इस अनैतिक कार्य की आशंका संयुक्त परिवारों में जहाँ अनेक पुरुष और लड़के, भाई, भतीजे, चाचा एक ही छत के नीचे रहते हैं, विशेष रूप से रहती है। तीसरा, क्योंकि माँ बाप लड़की की रजस्वला होने के बाद उसकी काम वासना को अतृप्त रखते हुए घर में रखने का साहस नहीं करते हैं। इन 3 खतरों को ध्यान में रखते हुए मद्रास के विद्वान ब्राह्मण सदस्य दीवान बहादुर टी रंगाचारी ने 1925 के गैर सरकारी बिल का प्रचंड विरोध किया, जिसमें विवाह की सहमत आयु बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई थी। उन्होंने कहा, यदि यह कानून लागू हो गया तो पिता को अपनी लड़की को उसके पति से दूर रखने के लिए उसे जनाना में भेजना पड़ जाएगा। इस मद्रासी सदस्य ने निम्न शब्दों में चेतावनी दी, हमारे देश में 12 और 14 वर्ष के बीच की लड़कियों की स्थिति का स्मरण कीजिए। क्या हमारे घरों में हमारी लड़कियां नहीं हैं? क्या हमारे घरों में हमारी बहनें नहीं हैं? इसे याद रखिए और अपने पड़ोसियों को याद रखिए। हमारी आदतों, हमारे रीति रिवाजों, हमारे युवाओं की शीघ्र प्रवणता, हमारी आबो हवा और देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय पर आपसे सही निर्णय लेने की प्रार्थना करता हूँ। एक अन्य ब्राह्मण सदस्य ने भी तीव्र विरोध करते हुए कहा, इस देश में स्त्रीत्व की जो परंपरा है वैसी स्त्रीत्व की परंपरा अन्य किसी भी देश में नहीं है। स्त्रीत्व का हमारा आदर्श यह है कि हमारी स्त्रियां पतियों का आदर करती हैं। उन्हें माँ का दूध पीने के समय से ही सिखाया जाता है कि उनके पति ही पृथ्वी पर उनके भगवान हैं। एक ब्राह्मण बालिका पत्नी के लिए सारे समाज सुधारकों से ज़्यादा उसका पति महान, सच्चा और हितैषी है। आपको हमारी इस प्राचीन वैवाहिक संस्था की पवित्रता और उदात्त परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार है? आपके इस कानून का उद्देश्य क्या है? क्या आप भारत की स्त्रियों को बलवार और उनके बच्चों को भीमकाय बनाना चाहते हैं? लेकिन याद रहे कि ऐसा करने की कोशिश में आप अन्य बहुत सी बुराइयों को पैदा कर देंगे जो इससे भी बदतर होंगी। आप लड़कियों की स्वास्थ्य की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु उन्हें वह संस्कार और वह शिक्षा देना बंद ना करें जिसमें वे अपने पति को भगवान के रूप में देखती हैं, क्योंकि यह शिक्षा सिर्फ भारत के हिंदुओं में ही है। अतः मैं विनती करता हूँ कि आप हमारे घरों को बर्बाद ना करें। सलेम और कोयम्बटूर से सदस्य मिस्टर
सामू खान चेट्टी ने इस दलील के साथ इसका जवाब दिया, अगर अपराध से पहले तथाकथित विवाह का संस्कार हो जाता है तो उससे वह अपराध जायज़ नहीं होता है और ना जायज़ ठहराया जा सकता है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि आपने किसी नर बच्ची से यह पूछा कि वह नर बच्ची क्यों बनाए तो वह भी इस घृणित कार्य के लिए अपने धर्म का हवाला देगा। और कलकत्ता से भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधि डॉक्टर एस के दत्ता ने कहा, अगर कोई मनुष्य का बनाया हुआ कानून है तो उसमें छोटी छोटी लड़कियों को ज़बरदस्ती मां बनने के लिए मजबूर करने वाला कानून भी है। अंततः विवाह की सहमत आयु 14 वर्ष करने वाला यह कानून पारित नहीं हो सका, पर हकीकत में उसे सार्वजनिक असंतोष के तूफान में दफन होना पड़ा। अगली असेंबली में वायसराय की सरकार के नेता सर अलेक्जेंडर मुडीमैन ने गतिरोध को ख़त्म करते हुए एक ऐसा सरकारी बिल प्रस्तुत किया जो रूढ़िवादी हिंदुओं को भी स्वीकार हो सकता था। इस बिल में सहवास की आयु वैवाहिक अवस्था में 13 वर्ष और अवैवाहिक अवस्था में 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और यह बिल 1925 के अधिनियम 29 के रूप में पारित हो गया। इस बिल पर भी जो बहस असेंबली में हुई उससे एक बार फिर भारतीयों के विचारों का परिचय मिला। कुछ वक्ताओं ने कहा कि जनता के विचारों में परिवर्तन की बेहतर आशा उसी तरह की जा सकती है जिस तरह विभिन्न जातियों, पार्टियों और समितियों के लोगों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने इस कानून को बुरा, निरर्थक और अनुपयोगी बताया तथा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि संपूर्ण भारत में फैले हुए रूढ़िवादी हिंदू बाल विवाह को रोकने वाले इस कानून को अपने धर्म के खिलाफ युद्ध के रूप में समझेंगे और उसका उल्लंघन करेंगे। इसी तरह यह भी कहा गया कि अगर बालिका वधू की उसके बचपन में रक्षा करने का प्रयास किया गया तो उसे भी पवित्र विवाह संबंध पर हमला माना जाएगा। उसे लागू करना असंभव होगा और उसका परिणाम खून खराबा और अराजकता होगा। पर यह सच है कि अजमेर मारवाड़ा के राय साहब एम हरविलास शारदा ने यह कहा, जहाँ सामाजिक या धार्मिक प्रथाएं हमारी मनुष्यता पर आघात करती हों और असहाय लोगों पर अन्याय करती हों, वहाँ उसे रोकने का कानून ही एक सही कदम है। 3 या 4 वर्ष की कन्या से विवाह करना और 9 या 10 वर्ष की उम्र में उसके सहवास करने की अनुमति देना, वह कहीं भी हो, मानवीय भावना के साथ अत्याचार है। किंतु इलाहाबाद के पंडित मदन मोहन मालवीय का विचार कुछ अलग ही था। उन्होंने कहा, मुझे इस प्रथा की कठोर वास्तविकताओं का पता है। मैं जानता हूँ कि इसके तहत व्यापक रूप से 12 वर्ष से भी कम उम्र में विवाह होते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें सहवास करने से रोका जाना असंभव है। मेरा सुझाव है कि संभवतः यह बेहतर होगा कि हमें कानून से बाहर इसका समाधान निकालना चाहिए। जैसा कि विवाहित लोगों के मामले में होता है, सहवास की आयु पर उचित लोकमत बनाने के लिए हमें शिक्षा के विकास और समाज सुधार पर भरोसा करना चाहिए। महोदय, मुझे विश्वास है कि इस विषय में काफ़ी बड़ी प्रगति हुई है। उनके प्रांतों में उच्च वर्गों में विवाह की आयु में वृद्धि हुई है। ये केवल गरीब वर्ग ही है जो दुर्भाग्य से अभी भी अज्ञानता के शिकार हैं। उच्च वर्गों की अपेक्षा गरीब वर्गों में ही जल्दी शादियां हो जाती हैं। वर्धमान से मिस्टर अमरनाथ दत्त ने बिल का विरोध करते हुए कहा, हमें अपने प्रगतिशील विचारों को कम प्रगतिशील देशवासियों पर लादने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे गांव गुटों में बंट गए हैं। यदि सहवास की सहमत आयु 13 वर्ष हो जाती है तो सही या गलत का फैसला पुलिस के हाथ में आ जाएगा और वह गांव में एक गुट के कहने पर दूसरे गुट के लोगों को अपमानित और उत्पीड़ित करेगी। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह एक बार फिर इस बिल को वापस ले ले। महोदय, मैं बंगाल से आता हूं और यह जानता हूं कि वहाँ बहुमत के लोगों की क्या राय है। दक्षिण हाईकोर्ट के मिस्टर एम के आचार्य ने भी परिवर्तन का विरोध किया। जो चीज़ दोष नहीं है उसे यह कानून दोष बना देगा और जो अपराध नहीं है उसे यह भविष्य में अपराध बना देगा। भले ही कुछ लोगों की भावनाएं हमारे खिलाफ हों, पर हम इसे अपराध मानने को तैयार नहीं हैं। इन्हीं आचार्य ने आगे कहा,
भारत में ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत कम हैं जिन्हें तुरंत सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। फिर भी सुधार होगा, और अगर धीरे धीरे सुधार होगा तो इससे कोई हानि नहीं है। वास्तव में यह माननीय सदस्यों को जब तक वे शिमला में हैं उनके मनोरंजन के लिए कंचे और लट्टू देने जैसा है। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन अगले सेशन में करेंगे। इसके रेफरेंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लिया गया। ठीक है, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स 1925 वॉल्यूम 5 पार्ट 3 पृष्ठ 2890। सेकंड वही से 1925 वॉल्यूम 6 पृष्ठ 557। थर्ड वही 1922 वॉल्यूम 2 पार्ट 3 पृष्ठ 2650। पार्ट 4 डाकुओं के गिरोह द्वारा लूटमार। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना इसमें 1 2 3 4 ये ब्लू कलर में। ठीक है, यहाँ से ठीक है, 1 यहाँ से लिया है, 2 यहाँ से लिया है, 3 यहाँ से लिया है, 4 जो है वो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आगे लिखा हुआ। 5 लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स 23 और 24 मार्च 1925 वॉल्यूम 5 पार्ट 3 और 1 सितंबर वॉल्यूम 6। अगला लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स 1925 वॉल्यूम 5 पार्ट 3 पृष्ठ 2884। नेक्स्ट वही पृष्ठ 2890। नेक्स्ट वही 1925 वॉल्यूम 6 पृष्ठ 558। वही 1925 वॉल्यूम 5 पृष्ठ 3 पृष्ठ पार्ट 3 पृष्ठ 2839। नेक्स्ट वही 1925 वॉल्यूम 6 पृष्ठ 561। नेक्स्ट वही पृष्ठ 573 574। 12 लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स 1925 वॉल्यूम 6 पृष्ठ 558 559। 13 वही पृष्ठ 551। 14 वही पृष्ठ 556 एंड 15 गर्मियों में केंद्र सरकार शिमला में बैठती है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चर्चा अपन अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।